हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को इस वर्ष का इंटरिम बजट संसद में प्रस्तुत किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कई की टर्म्स का प्रयोग किया है। बिना इन की टर्म्स या शब्दावली को जाने हम बजट का एनालिसिस नहीं कर सकते। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन शब्दों का अर्थ आपको जानना और भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इन परीक्षाओं में इन टर्म्स का अर्थ डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आज के इस सेशन में बजट से रिलेटेड इन्हीं कीवर्ड्स के अर्थ को हम समझेंगे। साथ ही बजट से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलिफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं की टर्म्स ऑफ द बजट। सबसे पहले हमारे संविधान में बजट के लिए क्या प्राविधान है वो समझ लेते हैं। तो हमारे संविधान की धारा 112 ये कहती है कि यूनियन बजट हमारे सरकार के कमाई और खर्चों का एक स्टेटमेंट होगा। तो बजट का विवरण धारा 112 आर्टिकल 112 में मिलता है और 112 में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कहा गया है। यहाँ पर इस बात का जिक्र होना जरूरी है कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये नोडल बॉडी है जो कि बजट को प्रिपेयर करती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर भी एक बजट डिवीजन होता है, जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट को प्रिपेयर करे। ये जो बजट प्रिपेयर होता है, ये ब्रॉडली सारे डिपार्टमेंट्स और सारी मिनिस्ट्रीज के अर्निंग और एक्सपेंडिचर यानी कमाई और खर्चों के बेसिस पर ही बनाया जाता है। तो हमारा बजट कैश बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। कैश बेसिस का मतलब कि किसी भी वित्तीय वर्ष में हर एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने प्रॉपर सैंक्शन के तहत जितनी भी कमाई की है या जितना भी खर्चा किया है, उसी के बेसिस पे हमारे बजट को प्रिपेयर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो बजट का प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद भारत का वित्त मंत्री पार्लियामेंट के सामने गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को प्रस्तुत करता है। पार्लियामेंट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो बजट को प्रस्तुत करते हैं और बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको पार्ट ए और पार्ट बी कहा जाता है। जो पार्ट ए है उसमें सारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक डिटेल्स होता है, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि वो वेरियस स्कीम्स और वेरियस सेक्टर्स के ऊपर कितना खर्चा करेगी। और जो पार्ट बी होता है उसमें फाइनेंस बिल आता है और जितने भी टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं वो भी पार्ट बी का ही एक हिस्सा होते हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा बजट के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि संविधान की धारा 112 के तहत पार्लियामेंट में रखा जाता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जिसको कि संविधान की धारा 113 के तहत पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 के तहत बजट के दौरान पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बजट के दौरान पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसकी कमाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी बजट के साथ ही पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। एक बार नज़र डालते हैं कि बजट को पार्लियामेंट में कैसे पास करवाया जाता है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करती हैं किसके एक्सेंट के बाद, इसके अलावा गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की कमाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी पार्लियामेंट में बजट के दौरान ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि पार्लियामेंट में बजट को कैसे पास करवाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज ये होता है जिसमें वित्त मंत्री पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में बजट को प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद दोनों ही हाउसेज में एक जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के दौरान वोटिंग्स या कोई भी
कट मोशंस पास नहीं किया जाता है। इसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स की जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो सब बजट के सारे प्रोविजंस की स्क्रूटनी करती हैं, जिसके लिए इनको 3 से 4 हफ्ते का समय दिया जाता है। इसके बाद होता है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, और इस वोटिंग में केवल लोकसभा के मेंबर डिस्कस करके वोट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को बजट के ऊपर वोटिंग का अधिकार नहीं है। इसके बाद होता है एप्रोप्रिएशन बिल का पासेज, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है और उसके बाद फिर फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। आइए अब कुछ आर्टिकल्स देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि बजट से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 109, 1110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 150, 151, 265, 266, 267, 275, 280, 281 और 292 ये बजट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल की परिभाषा को बताया गया है। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट को बताता है। 114 एप्रोप्रिएशन बिल है। आर्टिकल 275 जो भी ग्रांट्स होते हैं यूनियन जो स्टेट्स को देता है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार इन सारे आर्टिकल्स को ढंग से पढ़ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स कौन कौन से हैं जो कि बजट स्पीच में या बजट के डॉक्यूमेंट में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है इन सारे के सारे की टर्म्स का। आइए इन सारे की टर्म्स को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला की टर्म है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? रेट एट विच द प्राइसेज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कमोडिटीज राइज इन ए कंट्री। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। किसी भी देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर जितना ज़्यादा होता है वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदारी करने की शक्ति उतनी ही कम होती है। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो लोग खरीदारी कम करेंगे। दूसरा जो हमारा की टर्म है वो है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल वो बिल होता है जिसके द्वारा सरकार कोई नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करती है या जो एग्जिस्टिंग टैक्सेज हैं उनमें कुछ भी बदलाव करती है। हमारा नेक्स्ट की टर्म है टैक्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट टैक्सेस के फॉर्म में जो भी कमाई करती है वो उसका टैक्स रेवेन्यू बन जाता है, और टैक्सेज किसी भी सरकार का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट हमारा की टर्म है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज। तो लोग जब सरकार को टैक्स डायरेक्टली देते हैं, सरकार के पास डायरेक्टली टैक्सेस को देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस के ही एक फॉर्म है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को ही करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेज वो टैक्सेज होते हैं जिसमें इंडिविजुअल लोग किसी तीसरे आदमी या किसी तीसरी संस्था को टैक्स देते हैं, फिर वो तीसरा आदमी या तीसरी संस्था सरकार के पास वो टैक्स जमा करती है। जैसे जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटीज, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेज के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा की टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट। तो सरकार के रोजमर्रा खर्चों और रोज की कमाई के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसको गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। इस रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब अंतर, कमी, इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है ताकि वो इस गैप को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट हमारा जो की टर्म है वो है फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार की कुल आमदनी और सरकार के कुल खर्चे के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, वित्तीय घाटा कहा जाता है। और वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है या कोई दूसरी स्ट्रेटजीज को अपनाती है इस गैप को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा की टर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि हम शॉर्टकट में जीडीपी कहते हैं। तो किसी भी देश की सीमा में एक तय समय में उत्पादित सभी फाइनल वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को उस देश की जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा की टर्म है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार एसेट क्रिएशन में, विकास के कार्यों में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी खर्चे करती है उसको गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा की टर्म है वो है बजट एस्टिमेट। तो गवर्नमेंट
फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में किसी भी सेक्टर, किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी स्कीम के ऊपर जितना पैसा खर्च करना चाहती है या किसी भी सोर्स से जितना पैसा कमाना चाहती है, उसको उस वर्ष का बजट एस्टिमेट कहा जाता है। उस स्कीम या उस सेक्टर के लिए बजट एस्टिमेट कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा की टर्म है वो है फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकार उस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर जो भी पॉलिसीज लेके आती है, जो भी टैक्सेशंस लेके आती है या जो भी उधार वगैरह लेती है, जो भी खर्चे करती है और उसके अपने इन पॉलिसीज से जो देश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, इन सभी पॉलिसीज को कलेक्टिवली फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी किसी भी देश की सरकार बनाती है। नेक्स्ट जो हमारा की टर्म है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है भारत में। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में कितना पैसा सप्लाई होगा, कितना पैसे का डिमांड है, कितने पैसे की सप्लाई होगी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ याद रखना है हमको कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ डील कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा की टर्म है वो है कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीट में वो सारा अमाउंट आता है जो गवर्नमेंट लोन के रूप में रेज करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है या किसी फॉरेन गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन से उधार लेती है या जो गवर्नमेंट ने पहले लोन्स दिए हुए हैं उनको जो रिकवरी करके अमाउंट गवर्नमेंट के पास आता है या गवर्नमेंट किसी पीएसयू में, किसी सरकारी कंपनी में जो अपने शेयर्स को बेच के पैसे कमाती है, वो सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिसीप्ट कहलाता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें से जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट्स होते हैं उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चे हैं, रोजमर्रा के खर्चे हैं, वहां पर जितना भी खर्चा हो रहा है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्जेज ऑन मेंटेनेंस, रिपेयर, जो लोगों की सैलरीज वगैरह हैं, ये सारे जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स वगैरह देती है, ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जितने भी टैक्सेज हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, वहां से जो भी गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड्स गवर्नमेंट कमा रही है, वो सारे पैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट किए जाते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से गवर्नमेंट ने पहले जो भी उधार लिया है उस पर जो भी इंटरेस्ट पे कर रही है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आता है। ये सारे जो आंकड़े हैं ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, अर्थव्यवस्था के सेहत को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे के सारे टर्म्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज के की टर्म्स की इस वीडियो को, इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यहीं पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड। जय श्री राम।